हेलो एवरीवन। अपनी प्रीवियस क्लास में हमने डी बाय हकल थ्योरी को स्टडी किया था। अब हमें स्टडी करना है अपनी नेक्स्ट थ्योरी, दैट इज कोलाश लॉ। बट कोलाश लॉ करने से पहले हमें एक टर्म को क्लियर करना है, दैट इज ट्रांसपोर्ट नंबर। तो सबसे पहले हम वो टर्म पढ़ रहे हैं कि वो क्या होती है, दैट इज ट्रांसपोर्ट नंबर। ट्रांसपोर्ट नंबर, इसका मेथड कि कैसे इसे डिटरमिन करेंगे, ये सब हमारे सिलेबस में नहीं है। बट आगे की टर्म्स में जब हम कोलाश लॉ करेंगे, उसकी एप्लीकेशंस करेंगे, तो हम इस टर्म यानी ट्रांसपोर्ट नंबर को यूज करेंगे। इसीलिए इसे हम यहाँ पर स्टडी करें कि क्या होता है ट्रांसपोर्ट नंबर। जैसे नाम बदल रहा है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का जो मीडियम होता है उसे हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ऐसे ही जो हमारे आयंस है वो भी क्या कर रहे हैं, हमारे सोल्यूशन में मूव कर रहे हैं एक इलेक्ट्रोड से दूसरी इलेक्ट्रोड की तरफ। जो आयंस होते हैं वो मूव करते हैं। यानी यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट नंबर है ये क्या है, किससे रिलेट हो गया, उनकी मूवमेंट के साथ। जो आयंस है उनकी मूवमेंट के साथ। ट्रांसपोर्ट नंबर बेसिकली होता है हमारा फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट कैरिड बाय आयन। इट इज फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट कैरिड बाय आयन। अब आयन की बात करें तो हमारे पास एक कटायन होता है, एक अनायन होता है। कटायन को हम C और अनायन को हम A से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब करंट कैसे, दैट मीन्स करंट कैरिड बाय कैटायन। कैटायन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। किसकी स्पीड, कैटायन की स्पीड। यानी कैटायन की बात किया तो कैटायन आ गया। दिस U रिप्रेजेंट स्पीड। C का मतलब है कैटायन की स्पीड। ठीक है, ऐसे ही करंट कैरिड बाय अनायन क्या हो जाएगा हमारा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ अनायन। ठीक है, और अगर मैं ये डायरेक्टली का साइन हटा दूं यहां से तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, KUA और KUA। डन, ये आ गया मेरे पास। अब ट्रांसपोर्ट नंबर की बात करनी है। हमने बोला फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट कैरिड बाय अनायन। आयन हमने कैटायन का निकाल लिया, अनायन का निकाला। अब निकालना है ट्रांसपोर्ट नंबर। अब मुझे जिसका भी ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना है, सपोज मुझे निकालना है ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन। ठीक है, तो ऊपर किसकी वैल्यू आ जाएगी, कैटायन वाले की वैल्यू। कैटायन की वैल्यू कितनी है मेरे पास, UA, उसकी स्पीड। दिस डिवाइड बाय टोटल। इसमें से K कॉमन ले लूंगी, वो बाहर आ जाएगा। ट्रांसपोर्ट नंबर यानी कि NA नंबर है किसका, कैटायन है ना, मैंने कैटायन को ऊपर लेना। अगर मैं अनायन लेती तो अनायन को ऊपर लेती। K कॉमन आ जाएगा, दैट इज UC अपॉन UC प्लस UA, मेरे पास ये आ जाएगा फॉर कैटायन। ऐसे अगर मुझे अनायन के लिए निकालना होता है, जिसका भी निकालना है उसे आप ऊपर लेंगे और डिवाइड बाय टोटल, दोनों का सम आ जाएगा। डन, तो ये आ गया मेरे पास कैटायन और अनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर। जनरली जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट नंबर होता है कैटायन का और अनायन का, वो हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। ठीक है, आप इसे 1 बराबर रखेंगे हमेशा। जैसे जस्ट लाइक मोल फ्रैक्शन, जैसे आप कहते हैं जिस भी कंपोनेंट का निकालना उसे ऊपर रखा, डिवाइड बाय टोटल का सम, वही चीज यहाँ पर है। ठीक है, तो ये टर्म है ट्रांसपोर्ट नंबर, जो किससे रिलेट करती है, उनकी स्पीड से, स्पीड ऑफ कैटायन एंड स्पीड ऑफ अनायन। अब ये ऐसा सिलेबस में नहीं था, बट हमें इसे आगे यूज करना है, इसीलिए हमने इस टर्म को स्टडी किया। अब आते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज कोलाश लॉ। अब कोलाश लॉ क्या होती है, कोलाश लॉ बेसिकली हमारी रिलेटेड है, जो हमने मोलर कंडक्टेंस पढ़ी है। मोलर कंडक्टेंस, इसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस फॉर इनफाइनाइट डिल्यूशन। यानी कि मैं इसकी बात करूं। ठीक है, अब यहां पर हमें मोलर कंडक्टेंस को स्टडी करना है। तो कोलाश ने क्या किया, यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स को स्टडी किया। अब जब उन्होंने इलेक्ट्रोलाइट्स को स्टडी किया तो इलेक्ट्रोलाइट्स के ऐसे पेयर बनाए, या तो उनमें अनायन कॉमन होना चाहिए या उनमें कैटायन कॉमन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल KCl NaCl, या फिर कॉमन कह लो KBr NaBr। इनमें क्या है, देखो K और Na अलग है बट Cl कॉमन है।
जब इन दोनों की कंडक्टिविटी निकाली गई, कौन सी कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, दोनों की वैल्यू निकाली गई और दोनों का डिफरेंस देखा गया। जब इन दोनों का डिफरेंस देखा गया तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस था 23.41। सेम ऐसे इसकी का मोलर कंडक्टेंस निकाली, इसकी मोलर कंडक्टेंस निकाली, और जब दोनों के बीच का डिफरेंस देखेगा दैट इज 23.41। अब इन दोनों केसेस में अनायन तो डिफरेंट था, एक में Cl था एक में Br था, बट पोटाशियम सोडियम यानी ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, ये वैल्यू इन अनायन की वजह से तो नहीं आ रही। अगर अनायन की वजह से आती तो वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए थी। ये वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब ये वैल्यू किसकी वजह से आ रही है, सोडियम एंड पोटाशियम की वजह से, क्योंकि वो दोनों में। यहां से कोलाश ने इस चीज को कंक्लूड कैसे किया, उसने माना कि जो हर एक आयन है उसका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होता है टुवर्ड्स दी टोटल मोलर कंडक्टेंस। यानी कि जो हमारे पास दोनों की ओवरऑल है, मीन्स अगर मुझे सॉल्ट की ओवरऑल निकालनी है तो हम उसे कैसे निकालेंगे, वो किसके बराबर होगी, वो सम होगी कैटायन का भी और अनायन का भी। दोनों ही जो पार्ट है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए Cl का पार्ट यहाँ से कॉमन हुआ और Na और K का डिफरेंस हमारे पास इक्वल आ गया। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो लिमिटेड मोलर कंडक्टेंस है किसकी, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कब, एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, इज सम ऑफ लिमिटेड मोलर कंडक्टेंस ऑफ आयंस। उसके आयंस में कैटायन भी आएगा और अनायन भी आएगा, यानी कि वैल्यू कैटायन की भी होगी और अनायन की भी होगी। मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये कंडक्टेंस निकालनी है फॉर AXBY, ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगी मेरे पास, X टाइम, ये कैटायन है मेरा, X टाइम कंडक्टेंस ऑफ किसकी कंडक्टेंस, A कैटायन, रेज टू पावर कितने आयंस होंगे, Y, प्लस Y इसका मल्टीपल कंडक्टेंस ऑफ B रेज टू पावर X नेगेटिव। ये आ गया कैटायनिक पार्ट, ये आ गया मेरा अनायनिक पार्ट। जैसे इसमें मुझे करना है, सपोज मुझे KCl की निकालनी है, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, कंडक्टेंस ऑफ कैटायन प्लस कंडक्टेंस ऑफ अनायन, ठीक है। NaCl की निकालनी है तब भी सेम आएगी। तो ये आ गई हमारी कोलाशला बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को हम आगे इसकी एप्लीकेशन करेंगे, एप्लीकेशंस उसके न्यूमेरिकल्स मैक्सिमम टाइम एग्जाम में आते हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब देखो यहां से हमने किसके लिए निकाली है, फॉर मोलर कंडक्टेंस। इसी चीज को अगर मैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में कर दूं, ये क्या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर को इक्विवेलेंट में चेंज कर दिया, तो ये किसके बराबर होगी, ये क्या है कैटायन और ये क्या है अनायन। आप यहाँ पूरा कैटायन अनायन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगी, सम ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कैटायन एंड अनायन, यानी कि दोनों के ऊपर ये क्या करेगी, डिपेंड करेगी। क्लियर। अब ये तो हमने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऐसे निकाली। अब इसी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को अगर हम मोलर कंडक्टेंस से रिलेट करें, अगर मैं इसे मोलर कंडक्टेंस से रिलेट करूं तो मैं पता है जो हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, तो जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होती है वो हमारी बराबर होती है हमारे मोलर कंडक्टेंस से एंड डिवाइड बाय टोटल चार्ज। आप अनायन की बात करें अनायन की, कैटायन की बात करें कैटायन, नहीं तो अनायन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कैटायन के केस में लिखूं तो कैटायनिक पार्ट आ जाएगा, ये है चार्ज और ये है उसकी स्टोइकियोमेट्री, जैसे यहाँ पर A 2 3 4 कुछ भी हो सकता है ना, XY वो टर्म। और सेम यहाँ पर अगर मैं करूं अनायन के लिए तो यह आ जाएगा V नेगेटिव एंड Z नेगेटिव, ठीक है। जो भी इनके ऊपर चार्ज आएगा आपने वो चार्ज लेना है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी सोल्ट बात करो, यहाँ पर बात करो KCl की 1 1 है तो नीचे 1 आ जाएगा। आप ऑक्सालेट की बात करो, ये सोडियम ऑक्सालेट है, सोडियम ऑक्सालेट की बात करो तो Na2 के ऊपर भी पॉजिटिव यानी 2 है तो यहाँ पर नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और इसके ऊपर भी अनायन की बात करें तब भी 2 है तो यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा, 2। अगर आप 3 वाला ले लो तो यहाँ 3 आ जाएगा, 4 वाला ले लोगे 4 आ जाएगा। जो उनके ऊपर चार्ज हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, नीचे डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर। ओवरऑल हमारे पास कोलाश लॉ क्या है, दैट इज सम ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड अनायन, चाहे वो आप मोलर में ले लो चाहे वो आप इक्विवेलेंट में ले लो।
डन। तो ये थी हमारी कोलाशला। अभी हम इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम पढ़ेंगे इसी से एक रिलेटेड टर्म, दैट इज आयनिक मोबिलिटी। तो हमारी नेक्स्ट टर्म है आयनिक मोबिलिटी। मोबिलिटी टर्म आता है मूवमेंट से, ठीक है। आयनिक वर्ड मीन्स आयन की, तो यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं, आयन्स की मूवमेंट की। इट इज बेसिकली डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आयन इन सेंटीमीटर पर सेकेंड अंडर पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ 1 वोल्ट। ये एक तरह का डिस्टेंस है जो ट्रेवल होगा बिटवीन दिस, यानी सेंटीमीटर पर सेकेंड। हम स्पीड की बात करें तो डिस्टेंस जो आपको गिवन होगा सेंटीमीटर में कितने सेकंड्स में उसने कवर किया, वो चीज इंटू डिवाइड बाय पोटेशियम, उसका जो भी आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट गिवन होगा आपने उसे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। मींस इतने पोटेंशियल ग्रेडियंट के अंदर वो किस स्पीड से आयन मूव कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली द आयनिक मोबिलिटी, उन आयन की मूवमेंट यानी कि इनकी मोबिलिटी। क्लियर। अब ये आयनिक मोबिलिटी और जो हमने कंडक्टेंस पढ़ी है, आयनिक कंडक्टेंस, इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन ionic conductance and ionic mobility। तो हमें इनके बीच में रिलेशन देना है, ठीक है। आयनिक कंडक्टेंस जो अब तक हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, मोबिलिटी जो हमने पढ़ी है, तो ये जो आयनिक मोबिलिटी होती है, दिस इज इक्वल टू आयनिक कंडक्टेंस डिवाइड बाय 96500। ये 1 फैराडे की वैल्यू है, ठीक है। ये उसकी वैल्यू से हमारे पास आया 1 फैराडे। क्लियर। अब ये रिलेशन आया कैसे, अब हम इसका डेरिवेशन करेंगे। ये चीज हमने कहां से ड्राइव की, ठीक है। अब इसके डेरिवेशन के लिए हम क्या करें, हम एक सोल्यूशन ले रहे हैं, ठीक है। उस सोल्यूशन को मैंने 1 सेंटीमीटर वाली क्यूब में लिया, ठीक है। अब मुझे इस सोल्यूशन की कंडक्टेंस के बारे में बात करना है, ठीक है। जैसे हमने आयनिक कंडक्टेंस की बात की, अब देखो मैंने इसे 1 सेंटीमीटर क्यूब में लिया। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब में सपोज करो, अब मैंने उसके ऊपर जो करंट अप्लाई किया, ठीक है। हमने ओम्स लॉ पढ़ी है, B इज इक्वल टू IR, ठीक है। अगर B भी 1 हो, B की वैल्यू मैंने क्या ले ली 1। मैंने भी पीछे कहा था पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ 1 जब मैंने आयनिक मोबिलिटी की बात की थी। मींस अगर B की वैल्यू हो जाए 1 वोल्ट, देन दिस, तो I किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास 1 बाय R, ठीक है। I मेरे पास क्या, करंट, तो करंट किसके बराबर हो गया 1 बाय R के। अब 1 बाय R, ये तो हमने कहा था रेजिस्टेंस, R इज रेजिस्टेंस ना, तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं तो मैं मेरे पास क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा मेरे पास C यानी कि कंडक्टेंस। अब मैंने जो लेंथ ली है वो कितनी है 1 सेंटीमीटर क्यूब, और हमें पता है इफ L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, A इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन C इज इक्वल टू K, यानी कि कंडक्टेंस किसके बराबर होती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। ये चीज हमने पीछे भी पढ़ी है। तो यानी मैं I यानी कि करंट किसके बराबर हो गया यहां से, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। तो करंट फ्लोइंग इन सोल्यूशन इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया मेरा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। डन। तो मेरा करंट किसके बराबर आ गया, मेरा स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बराबर। डन। अब हमने पीछे एक रिलेशन पढ़ा था, जहां हमने पढ़ा था जो हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, दैट इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू V। ये चीज आपने पीछे पढ़ी थी, दोनों इनकी इसके इंटू V के हो जाती है। ये कंडक्टेंस यानी कि वॉल्यूम को मैं इन टर्म्स ऑफ कंसेंट्रेशन ले लूं तो ये क्या आ जाएगा, नीचे C आ जाएगा 1/C। V इज इक्वल टू 1/C, मैंने वो चीज कर दी, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। मुझे निकालना है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो ये किसके बराबर होगी, दिस टर्म इंटू C। डन। अभी मैंने कहा ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसके बराबर है, करंट के बराबर। मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 मार्क करी हूं। अभी तक हम यहां पहुंच चुके हैं कि हमारी जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है यानी कि K, दैट इज इक्वल टू दिस टर्म इंटू C। क्लियर।
अब हमने कहा पीछे कोलाश लॉ में दिस टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ कैटायन एंड अनायन. नाउ अकॉर्डिंग टू कोलाश लॉ, कैटायन प्लस अनायन ये होगा. अभी कोलाश लॉ में पढ़ा. पुट दिस इन अबव इक्वेशन. इसे ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दे, यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसके बराबर आ गई, C इंटू दिस टर्म. क्लियर. अब इसे चीज को मैं इक्वेशन नंबर 1 में यूज कर सकती हूँ. क्या स्पेसिफिक कंडक्टेंस वो किसके बराबर है, करंट फ्लो के बराबर. दैट मीन्स पुट दिस इन इक्वेशन 1. अगर मैं इसे इक्वेशन 1 में यूज करूं तो यानी ये टर्म किसके बराबर होगी, कितना करंट उस सॉल्यूशन में फ्लो कर रहा है. दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग इन सॉल्यूशन. यहां से मेरे पास आ गया करंट फ्लोइंग थ्रू सॉल्यूशन इज इक्वल टू C इंटू दिस कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड अनायन. डन. ये इसके बराबर आ गया. आई मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 2. इसको मुझे बाद में यूज करना है. अभी तक मैं रिलेशन में नहीं पहुंची तो मैंने एक तरह से कंडक्टेंस निकाल ली क्योंकि उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है. अब हमें इसे किससे रिलेट करना है, मोबिलिटी से. आयनिक मोबिलिटी मीन्स कितने वो आयंस किस स्पीड से वो मूव कर रहे हैं. यानी यहां पर हमें टर्म लेनी पड़ेगी स्पीड. तो हम एक टर्म लेते हैं UA एंड UC. तो ये क्या है मेरे पास, स्पीड किसकी, कैटायन की एंड अनायन की. डन. अब मैंने इन दोनों की स्पीड ले ली. अब हमने जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो कितना ले रखा है, 1 वोल्ट. ठीक है. यानी कि कितने आयन इसमें मूव कर रहे हैं इन 1 सेकेंड. अब सपोज करो जो हमारा सोल्यूशन है उसमें है C ग्राम्स इक्विवेलेंट. मैं इक्विवेलेंट की बात करूं कंडक्टिविटी में, तो उसमें C ग्राम इक्विवेलेंट है. तो अगर उसमें C ग्राम इक्विवेलेंट है तो अब करंट कितना फ्लो करेगा. अगर मैं कैटायन की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, C इंटू दिस. और अनायन की बात करी तो C इंटू दिस. पूरा मल्टी एक का इतनी स्पीड है. अब C है ना तो C से उनकी मल्टीप्लाई हो रही. मीन्स ये एक की स्पीड अगर मान लो 5 है तो ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. 10 हो गए तो 10 के मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये मेरे पास टोटल वैल्यू आ गई. अब जब हमारे पास 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ आयन मूव करता है तो हमारे पास 1 फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, फ्लो करती है. 1 फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मीन्स 96500 कॉलम्स. जब 1 आयन मूव किया हमारे पास 1 ग्राम इक्विवेलेंट, हमारे पास कितने हैं, C ग्राम इक्विवेलेंट. यानी इसका क्या आ जाएगा, मल्टीपल. तो इसका मतलब जो हमारे पास करंट कैरी होगा पूरे सोल्यूशन में, that is equal to 96500 into C इन दोनों के सम से बनेगा ग्राम इक्विवेलेंट. 1 ग्राम इक्विवेलेंट से इतनी एनर्जी, तो टोटल से कितनी आएगी वो इसका हमने क्या कर दिया, मल्टीपल कर दिया. डन. यहां से मैं ये C को टर्म को क्या ले लूं, बाहर ले लूं. आई मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 3. अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 की बात करो तो ये भी एक तरह से करंट फ्लो है, ये भी एक तरह से करंट फ्लो है. तो मैं दोनों को इक्वेट कर सकती हूँ. नाउ इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 थ्रू या 2 को इक्वेट कर दो तो यह C इंटू दिस कैटायन एंड अनायन इज इक्वल टू 96500 फेराडे की वैल्यू इंटू C. डन. C से C कैंसल हो गया. 96500 मैं इसके नीचे ले गई. दिस इज इक्वल टू कैटायन प्लस अनायन. और अगर मैं इन दोनों को अलग अलग कर दूं तो दैट मीन्स दिस वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू दिस एंड दिस वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू दिस. अब ये चीज क्या है, ये एक आयनिक मोबिलिटी है किसकी, कैटायन की. ये किसकी कंडक्टेंस है, कैटायन की. आयनिक कंडक्टेंस डिवाइड बाय 96500. इसका मतलब आयनिक मोबिलिटी इज इक्वल टू आयनिक कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय 96500. ये इससे क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे. डन. तो ये मेरा रिलेशन था जिसे मुझे ड्राइव करना था, मैंने वो रिलेशन ड्राइव कर दिया.
क्लियर। तो ये आगे इनके बीच में रिलेशन बिटवीन आयनिक मोबिलिटी एंड कंडक्टेंस, जिसे हमें बाद में एप्लीकेशंस में भी यूज करना है। नेक्स्ट, अब इसी की हेल्प से हम मोलर आयनिक कंडक्टेंस निकालते हैं। नाउ कैलकुलेशन ऑफ मोलर आयनिक कंडक्टेंस। अब मुझे इसे फाइंड आउट करना है। डन। अभी हमने यहाँ पर देखो दिस टर्म, ये तो एक तरह का कांस्टेंट है ना फैराडे, तो हम यहाँ से ये चीज कह सकते हैं ऊपर से, दिस कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस एंड दिस कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। डन। ये इसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मैं यहाँ से इसका साइन हटाऊं तो मुझे कुछ कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। डन। मेरे पास ये आ गई। इन दोनों का रेशियो ले लो। तो दोनों का रेशियो लेंगे तो मेरे पास ये चीज आ गई। के से के कॉमन कैंसल हो जाएगा, दिस अपॉन दिस। नाउ एड 1 इन बोथ साइड। दोनों साइड पे 1 ऐड कर दो, +1, और इधर मेरे पास है दिस अपॉन दिस +1। सम कर देते हैं इसे। ये आ गया मेरे पास। डन। अभी मैंने पीछे पढ़ाया था ट्रांसपोर्ट नंबर। अभी हमने ट्रांसपोर्ट नंबर में ये किया था ना, दोनों की जो स्पीड है उसका सम, अनायन की वैल्यू अपॉन दिस। तो ये चीज मेरे तरह से एक तरह से 1/n है। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं इस पूरी टर्म का, अगर रेसिप्रोकल लूंगी तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। डन। ये चीज मेरी किसके बराबर है, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ अनायन, क्योंकि यहाँ अनायन टर्म है तो इसीलिए अनायन की वैल्यू यहाँ पर आ गई। और ये टर्म क्या है, अकॉर्डिंग टू कोलाश ला, ये किसके बराबर है, ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है ओवरऑल इलेक्ट्रोलाइट की। आ गया मेरे पास ये। तो यानी अगर मुझे यहां से ये वैल्यू निकालनी है अनायन की, तो किसके बराबर होगी, Na इंटू दिस। क्लियर। और सेम सिमिलर वे से अगर कटायन होता मेरे पास, तो कटायन किसके बराबर होता, सारे में क्या आ जाता है, कटायन आ जाता है। इसका मतलब जिस भी आयन की निकालनी है दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ दैट आयन एंड लिमिटेड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। ये इसके क्या होगी, बराबर हो जाएगी। तो ये मेरे पास इसका रिलेशन आ गया। चाहे कैटायन की फॉर्म में कर लो चाहे अनायन की, एक को ड्राइव करना है, दूसरे को आपको सिमिलरली लिख देना। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी के ऊपर इफेक्ट ऑफ विस्कोसिटी की, जिसे हम बोलते हैं वोल्डन रूल। अब विस्कोसिटी का क्या है, विस्कोसिटी आपने लास्ट टाइम पढ़ी थी। जितना सोल्यूशन, अगर हम यू की बात करें, यू यानी कि उसकी स्पीड की बात करें, ठीक है, यानी कि मोर इज विस्कोसिटी, लेस इज मोबिलिटी, उसी की मोबिलिटी कितनी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर। तो जितना स्पीडली वो सोल्यूशन हमारा मूव करेगा उसकी मोबिलिटी उतनी ही डिक्रीज हो जाएगी। तो यहां से पता लगा कि जो हमारे पास कंडक्टिविटी है कैटायन की, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं उसकी विस्कोसिटी से इनफाइनाइट डिल्यूशन से, तो ये टर्म मेरी क्या होती है, कांस्टेंट। सेम ऐसे ही अनायन की बात करें तो भी ये वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट। और अगर मैं दोनों को सम अप कर दूं तो दिस इज समथिंग लाइक कैटायन एंड अनायन, दिस टर्म इज कांस्टेंट। और ये मेरे पास क्या, अकॉर्डिंग टू कोलाश लॉ, दिस टर्म इज कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, यानी कि मेरे पास प्रोडक्ट है किसका, प्रोडक्ट ऑफ लिमिटिंग कंडक्टिविटी एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, वो सोल्यूशन के लिए क्या आएगी, कांस्टेंट। ये है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जो आपने अपने फर्स्ट सेम में भी पढ़ा था। और ये मेरे पास क्या है, लिमिटेड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। इस डिल्यूशन पे हमारी ये जो कंडक्टिविटी है ये उसकी वैल्यू आ गई। क्लियर। तो ये वैल्यू मेरी क्या है, इक्वल टू कांस्टेंट है। तो ये होता है हमारा वोल्डन रूल। ठीक है।
और ये हमारा सबसे अच्छा रिजल्ट देता है जब हमारे जो आयंस होते हैं वो लार्ज साइज में हो, तब ये इसका अच्छा रिजल्ट आता है एज कम्पेयर टू स्मॉल साइज। क्लियर? तो ये आ गया हमारे पास वोल्टन रूल। अब इसी पे हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की, कि क्या इफेक्ट है टेम्परेचर का एंड प्रेशर का। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन आयनिक कंडक्टेंस। अब टेम्परेचर प्रेशर के साथ, अब एज टी इंक्रीजेस, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होते हैं उनकी जो मूवमेंट होती है आयन की स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। स्पीड इंक्रीज मीन्स उनकी जो आयनिक मोबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बिकॉज हमें पता है जैसे ही हम ये इंक्रीज करते हैं विस्कोसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज। तो वो उतनी ही ज्यादा स्पीड से क्या करते हैं, हम मूव करना शुरू कर देते हैं। क्लियर? अब प्रेशर की बात करें, अगर हमारा प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज होने से उनकी जो कंडक्टेंस है आयनिक मोबिलिटी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। वो डिक्रीज होएगी, यानी कि क्योंकि ये रिलेट किससे करती है, आयनिक कंडक्टेंस से, तो उनकी जो आयनिक कंडक्टेंस है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है? बिकॉज जब प्रेशर इंक्रीज किया जाता है तो सोल्यूशन की जो विस्कोसिटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। बिकॉज एज पी इंक्रीजेस विस्कोसिटी इंक्रीजेस। तो विस्कोसिटी इंक्रीज हुई तो मोबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। मोबिलिटी डिक्रीज हुई बिकॉज दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है, तो आयनिक कंडक्टेंस भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। क्लियर? ये तो आ गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये थी कंडक्टेंस, कोलाश लॉ और उससे जुड़ी हुई कुछ टर्म। अब हम बात करेंगे उसी की एप्लीकेशंस की। तो नेक्स्ट टर्म इज एप्लीकेशंस ऑफ कोलाश लॉ। इसकी हेल्प से हम क्या क्या निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट जो एप्लीकेशन आती है वो आती है कि इसकी हेल्प से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टिविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन इज डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है हम उसकी वैल्यू को यहां से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है? अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें पता है दिस टर्म इज सम ऑफ कैटायन प्लस एनायन। तो आपको जैसे कोई भी एग्जांपल में दिया है, आपको दो तीन चीजों की वैल्यू दी है। सपोज आपको मैंने एग्जांपल की बात करूं, मैंने आपको NaCl की वैल्यू दे दी, HCl की वैल्यू दे दी, और मैं आपको इसकी वैल्यू दे दी, सोडियम एसीटेट की। ठीक है? और मैं आपको कहती हूँ इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लो। डन? तो आप कैसे निकालोगे, इसकी और इसकी वैल्यू आपको पता है, तो दिस, इसमें से ये माइनस करो और ये प्लस कर दो, तो ये एक तरह से इनकी क्या आ जाएगी, कंडक्टेंस आ जाएगी। तो मैं इसकी कंडक्टेंस लूंगी, इसमें से ये कंडक्टेंस को क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी, और इसमें से ये वाली कंडक्टेंस को क्या कर दूंगी, प्लस कर दूंगी। बिकॉज इसमें ये वाला एसिटिक का पार्ट मुझे चाहिए, Na का पार्ट नहीं चाहिए, तो यहां से वो प्लस में आएगा, यहां से माइनस में आएगा, कैंसिल आउट हो गया। यहां से Cl नेगेटिव आएगा, यहां से Cl पॉजिटिव आएगा, कैंसिल हो जाएगा। H पॉजिटिव आएगा, वो इसके साथ जुड़ के किसके बराबर बना देगा, मेरे पास इस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड के। डन? तो इसी तरह से न्यूमेरिकल में आपको क्या वैल्यू दी हुई है और कैसे उसे निकालना है वो हम यहाँ से क्या करेंगे, न्यूमेरिकल पर्पज से सॉल्व करेंगे। आपको इस पार्ट पे मैक्सिमम न्यूमेरिकल मिलते हैं एग्जाम में। दो तीन ऐसे डाटा दिया होगा आपको, दो तीन इलेक्ट्रोलाइट्स का, और आपको जो वैल्यू निकालनी है आपको चेक करना है कैसे हम उसे ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें कि हमारे पास जो रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू आ गई। ठीक है? तो इसकी हम इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड कर सकते हैं। सेकंड, इसकी हेल्प से हम आयनिक कंडक्टेंस और आयनिक मोबिलिटी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, टू डिटरमिन आयनिक कंडक्टेंस एंड आयनिक मोबिलिटी। अभी हमने पीछे एक फॉर्मूला पढ़ा था, वही फॉर्मूला हमने यहां पर यूज करना है। हमने पढ़ा था आयनिक मोबिलिटी इज इक्वल टू आयनिक कंडक्टेंस डिवाइड बाय 96500। अब आपको न्यूमेरिकल में कंडक्टेंस की वन होगी तो आप मोबिलिटी निकाल सकते हैं, मोबिलिटी की वन होगी तो आप यहां से कंडक्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, थर्ड, इसकी हेल्प से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालना है, अब हमने पहले पीछे पढ़ा था जब आर्हेनियस थ्योरी पढ़ी थी। दिस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू दिस कंडक्टेंस
एक एट कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टेंस डिवाइड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, और इसे इक्विवेलेंट की कंडक्टेंस में ले तो यही चीज आती थी हमारे इसमें। ठीक है, तो अगर आपको कोलाश लॉ की वैल्यू गिवन है, ठीक है, और ये वैल्यू गिवन है एट पर्टिकुलर कंडक्टेंस, ये वैल्यू आ रही है, तो आप अल्फा यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर, तो यहां से हम इसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ हम इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट, हम डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है फॉर एसिड्स। एसिड के लिए निकालनी है, यानी मैं एक पर्टिकुलर कोई एसिड ले लेते, लेट एच है। ठीक है, जब ये डिसोसिएट होगा, बिकॉज डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, तो एच पॉजिटिव प्लस ए नेगेटिव, एसिड है तो एच पॉजिटिव देगा। सपोज इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन सी थी, स्टार्टिंग में 0 होगा, ये 0 होगा। अब सी में से कुछ डिसोसिएट हो गए तो सी माइनस अल्फा, ये कितने बनेंगे, सी अल्फा सेम है जैसा आपने ओसवाल्ड लॉ में किया था। दैट मीन्स दिस के ए इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये आ गया सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन सी कॉमन ले लिया इंटू 1 माइनस अल्फा, सी कैंसिल, तो के किसके बराबर आ गया, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये वही चीज है जो हमने पीछे ओसवाल्ड डिल्यूशन लॉ में निकाली थी। डन। अब मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अभी पीछे मैंने पढ़ा कि मैंने के ए की वैल्यू को यहां से फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब इसी से हम अल्फा निकाल सकते हैं। जैसे मैंने पीछे अल्फा दिया, अल्फा मेरा पास क्या था, अभी मैंने पीछे लिया था एट कंसंट्रेशन दिस अपॉन इनफाइनाइट, एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन एंड इनफाइनाइट। चाहे आप इक्विवेलेंट की टर्म में ले लो या मोलर की टर्म में ले लो, तब भी सेम आएगा। डन, ये टर्म आ गई। अब मैंने सपोज करो यहां से के की वैल्यू से अल्फा निकाल लिया, अब मेरे पास अल्फा आ गया। अब मैं इसे कहां यूज कर सकती हूँ, अब अल्फा निकालने के बाद मेरे को ये वैल्यू गिवन है, तो मैं इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकती हूँ। ये क्या थी, एट मोलर कंडक्टेंस। ये मोलर कंडक्टेंस किसके बराबर थी, आपने पीछे निकाला था, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू 1000 अपॉन सी। आप इसकी हेल्प से यानी आके स्पेसिफिक कंडक्टेंस को भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो क्या डाटा आपको गिवन है और उसकी हेल्प से आप दूसरी वैल्यू को क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं अपने फिफ्थ एप्लीकेशन पे। फिफ्थ है, इसकी हेल्प से हम सॉल्युबिलिटी यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। हम सॉल्युबिलिटी भी निकाल सकते हैं और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को भी निकाल सकते हैं। अब हमने पीछे अभी देखा, मैं इसकी बात करूं तो हमने यहाँ देखा कि जो हमारी कंडक्टेंस है दैट इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस टू 1000 अपॉन सी। सेम यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला आता है, दिस के इंटू 1000 अपॉन एस। दिस एस इज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। ठीक है, जो सॉल्युबिलिटी है मोल्स पर लीटर में, तो इसे मैंने कंसंट्रेशन से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। सेम ऊपर वाला फॉर्मूला जो मैंने यहां पर यूज किया था। ठीक है, ये तो आगे पर्टिकुलर पे। अगर इसी को इनफाइनाइट डिल्यूशन पे भी हम ले सकते हैं, तो इनफाइनाइट डिल्यूशन में मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे क्या निकालना है, एस यानी कि सॉल्युबिलिटी, तो हो जाएगा के इंटू 1000 अपॉन दिस। डन। ये वैल्यू आप फाइंड आउट कर रहे हो किसमें, अपना कोलाश लॉ में, तो वो डायरेक्ट यहाँ पर पुट करो। स्पेसिफिक कंडक्टेंस गिवन होगी, यहां से आप सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हो। और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा मेरे पास, दैट इज के ऑफ एस पी इज इक्वल टू एस इंटू एस। ठीक है, यानी जितने भी आए ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं AgSCl के लिए बात करी, फॉर मोनो वाला यानी AgCl KCl, तो कैटायन एक है एनायन एक है, तो S इंटू एस यानी कि S स्क्वायर। अगर सॉल्युबिलिटी आ गई तो उनका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, तो ये आ गया इसकी फिफ्थ एप्लीकेशन। अब आते हैं इसकी लास्ट एप्लीकेशन पे। तो विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन फाइंड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट। मैं इसकी हेल्प से आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू को भी क्या कर सकती हूँ, फाइंड आउट कर सकती हूँ। अब आयनिक प्रोडक्ट हम कैसे निकाल सकते हैं, अब जो आयनिक प्रोडक्ट होता है ऑफ वाटर, दैट इज इक्वल टू, वाटर के दो पार्ट होते हैं, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। दैट इज सम ऑफ concentration of H positive ion and concentration of OH negative ion. Done. अब आपको इन दोनों की अगर कंडक्टेंस पता है,
कंडक्टेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन और इसकी वैल्यू कि कितनी कंडक्टेंस है OH की। तो आप दोनों की हेल्प से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, इसकी जो मोलर कंडक्टेंस है टोटल उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस वाटर की क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड हो जाएगी। डन, वो स्टैंडर्ड हो जाएगी वैल्यू। वहां से हम यहाँ इसकी वैल्यू को निकाल के यहाँ पर पुट कर देंगे और पुट करने के बाद हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, जो कंडक्टेंस है किसकी, वाटर की। हम उसकी वैल्यू को यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स आपको क्वेश्चन में इनकी वैल्यू गिवन होगी, कैटायन की, अनायन की, उसकी हेल्प से आप टोटल कोलाश लैब की हेल्प से मोलर कंडक्टेंस निकालो। उस मोलर कंडक्टेंस को हमें पता है मोलर कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बीच में रिलेशन। स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपको गिवन होगी, आप वहां से वॉल्यूम निकालोगे। हमें पता है मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू V। यहां से मोलर निकल गई, स्पेसिफिक आपको नॉन होगी बिकॉज वाटर है तो स्टैंडर्ड होगी। यहां से हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। और एक बार मुझे वॉल्यूम पता लग गई कितने हैं, ठीक है, उससे मैं H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन निकाल सकती हूँ। वॉल्यूम V इज इक्वल टू 1/C ना, तो वहां से कंसंट्रेशन आएगी, यहाँ पर पुट करो और किसकी वैल्यू निकाल लो, KW, यानी कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की वैल्यू का फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी हमारी एप्लीकेशन ऑफ कोलाश लॉ। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं की न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, जितने भी हमने एप्लीकेशन किया उनके सारों के 1 by 1 न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।